नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए आज सीधे एक ऐसी पुरातात्विक जासूसी कहानी में गोता लगाते हैं जो आपको हैरान कर देगी। हम बात कर रहे हैं जमीन के नीचे दबे एक ऐसे विशाल, परिष्कृत और बेहद उन्नत समाज की जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को चौंका दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी खोज जिसने मानव इतिहास के पन्नों को सचमुच हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा एक पल के लिए इस विचार पर गौर कीजिए। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 4500 साल पहले एक बेहद उन्नत, बिल्कुल शांतिपूर्ण और आदर्श समाज, जिसे हम एक सच्चा यूटोपिया कह सकते हैं, वास्तव में मौजूद था? है ना सोचने वाली बात। अक्सर हमें यही लगता है कि प्राचीन दुनिया तो बस क्रूर और आदिम थी, लेकिन ये सभ्यता हमारी इस आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम अब तक बिल्कुल गलत थे। तो चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को फिर से लिखने वाली इस आकस्मिक खोज से शुरुआत करते हैं। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक शासकों को पूरा यकीन था कि भारतीय उपमहाद्वीप का अपना कोई बहुत पुराना या स्मारकीय इतिहास है ही नहीं। लेकिन उनका ये भ्रम तब टूटना शुरू हुआ जब 1829 में चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज सिपाही को पंजाब में अचानक कुछ विशाल खंडर दिखाई दिए। इसके काफी समय बाद 1850 के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ बहुत ही अजीबोगरीब मोहरें मिली। बात यही नहीं रुकी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और ठीक एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मुर्दों का टीला यानी मोहनजोदड़ो खोज निकाला। और फिर अंततः 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इस 5000 से 8000 साल पुरानी सभ्यता की वो ऐतिहासिक घोषणा कर दी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस घोषणा का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने उन सभी औपनिवेशिक मिथकों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। जरा सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग कबीलों में भटक रहे थे, तब यहाँ एक बेहद सुनियोजित और प्राचीन सभ्यता अपने चरम पर थी। इस एक खुलासे ने इतिहासकारों को इस क्षेत्र के मानव विकास की पूरी टाइमलाइन को फिर से लिखने के लिए मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं इनकी नगर नियोजन की उत्कृष्ट कृतियों और प्राचीन काल के ग्रिड सिस्टम की। आइए 4500 साल पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए चौड़ी सड़कों की जो एक दूसरे को बिल्कुल सटीक 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। ये उनका अद्भुत ग्रिड सिस्टम था। और इन शहरों के निर्माण में जो 4:2:1 का अनुपात है ना, ये बेहद दिलचस्प है। ये कोई रैंडम या साधारण संख्या नहीं है, बल्कि पकाई गई ईंटों का एक सटीक फिक्स अनुपात है। चाहे आप हड़प्पा चले जाएं, मोहनजोदड़ो देख लें या फिर हजारों मील दूर गुजरात का लोथल, हर जगह ईंटों का आकार बिल्कुल यही था। ये मानकीकरण का एक ऐसा आश्चर्यजनक स्तर है जिसे आज के दौर में भी हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। उनके शहर का ये लेआउट साफ दिखाता है कि वे कितने ज्यादा व्यवस्थित थे। उन्होंने अपने शहरों को बड़ी ही समझदारी से 2 हिस्सों में बांटा था। पहला था दुर्ग, जो एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता था, जहां अन्न भंडार और सभा भवन होते थे। दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहा करते थे। और सबसे अहम बात, इन दोनों के चारों ओर पक्की ईंटों की विशाल सुरक्षात्मक दीवारें हुआ करती थीं। दिलचस्प बात यह है कि ये दीवारें दुश्मनों से बचने के लिए कम, बल्कि सिंधु नदी की विनाशकारी बाढ़ और जंगली जानवरों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा बनाई गई थीं। और अगर हम साफ सफाई की बात करें तो उनकी जागरूकता आज के आधुनिक शहरी नियोजन को भी कड़ी टक्कर देती है। हर घर में अपना खुद का शौचालय और स्नानघर था, जो ढकी हुई मुख्य नालियों से सीधा जुड़ा हुआ था। सड़कों पर बाकायदा कूड़ेदान रखे थे और शहर के प्रवेश द्वारों पर नोटिस बोर्ड यानी सूचना पट लगे होते थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानघर तो सच में कमाल था, जिसे प्राकृतिक राल का इस्तेमाल करके पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाया गया था। ये स्वच्छता और हाइजीन के प्रति उनके चमत्कारी समर्पण को साफ साफ दर्शाता है। चलिए अब इस शांतिपूर्ण और उन्नत समाज को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जिन्होंने युद्ध के बिना प्रगति की। इस तुलना को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जहां हमें राजाओं के बड़े बड़े महल, विशाल समाधियां और हथियारों के बड़े बड़े ढेर देखने को मिलते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर हमारी सिंधु घाटी है, जहां से किसी भी राजा के महल या फिर सैन्य हथियारों का कोई बड़ा सबूत आज तक मिला ही नहीं। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि ये शायद एक प्राचीन लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक समाज रहा होगा, जो सैन्य विजय के बजाय अपने नागरिक कर्तव्यों, योजना और व्यापारियों के शासन पर फलता फूलता था।
इनका दैनिक जीवन एक बेहद ही जीवंत और संतुलित समाज की तस्वीर हमारे सामने रखता है। खुदाई में जो कांसे की नर्तकी और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्तियां मिली हैं, वो उनकी उन्नत कला को दिखाती हैं। यही मूर्तियां ये भी बताती हैं कि उस समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था। पशुपतिनाथ की मुहरें और ध्यान की मुद्राएं उनके गहरे आध्यात्मिक जीवन का प्रमाण हैं। उनका आहार बहुत समृद्ध था और वे चन्हूदड़ों जैसे छोटे शहरों में कीमती पत्थरों को तराश कर बेहतरीन मन के बनाने के कारखाने चलाते थे। कुल मिलाकर ये एक ऐसा समाज था जो शाही स्मारकों के बजाय कला, समानता और आध्यात्मिकता को कहीं ज्यादा महत्व देता था। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बेहद प्यारा और आश्चर्यजनक तथ्य है। उनके मनोरंजन के साधन सच में कमाल के थे। उनके मैकेनिकल टेराकोटा के खिलौने, जैसे पहियों वाली गाड़ियां, सिर हिलाने वाले बैल और हवा से सीटी बजाने वाले पक्षी। सच कहूं तो आज के प्लास्टिक के खिलौने भी इनके सामने फीके लगते हैं। ये सारी चीजें उनकी इंजीनियरिंग के साथ साथ उनकी चंचलता को भी दिखाती हैं। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो इन प्राचीन लोगों को हमारे बहुत करीब लाती हैं और उनकी सरलता के साथ उनकी बुद्धिमत्ता को भी दर्शाती हैं। अब हम उनके आर्थिक इंजन यानी दुनिया के पहले वैश्विक व्यापारियों पर नजर डालते हैं। मेलुहा, ये एक अकेला शब्द अपने आप में बहुत सी कहानियां समेटे हुए है। दरअसल प्राचीन मेसोपोटामिया के शिलालेखों में एक बेहद समृद्ध और रहस्यमय व्यापारिक देश मेलुहा का बार बार जिक्र आता है। आज अधिकांश इतिहासकारों का पूरे विश्वास के साथ मानना है कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। उनके विशाल समुद्री व्यापार नेटवर्क के जरिए उनकी ये प्रतिष्ठा पूरी प्राचीन दुनिया में दूर दूर तक फैल गई थी। और ये तो एक ऐसी कृषि और औद्योगिक खोज है जिसने मानव इतिहास को सचमुच हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, सिंधु घाटी के लोग ही पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करने वाले और उससे कपड़ा बुनने वाले लोग थे। ये एक ऐसा ऐतिहासिक नवाचार था जिसने वैश्विक व्यापार की नींव रखी और जो आज भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना हुआ है। उनका ये वैश्विक व्यापार नेटवर्क काम कैसे करता था, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। गुजरात का लोथल दुनिया का पहला मानव निर्मित गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड था और धोलावीरा का जल प्रबंधन तो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देता है। लोथल से उनके जहाज ज्वार भाटी की प्राकृतिक शक्ति का उपयोग करके सीधे समुद्र में उतरते थे। वे हाथी दांत और मनकों का निर्यात करते थे और बदले में वहां से सोना और चांदी लाते थे। उनकी माप प्रणाली इतनी ज्यादा सटीक थी कि उनके पत्थर के बाट 16 के अनुपात में चलते थे और वो गीली मिट्टी की मोहरें, वो उनका छेड़छाड़ रोकने का यानी एकदम टेम्पर प्रूफ तरीका था। अगर मोहर सलामत है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? आइए उनके अंतिम दिनों, अनसुलझे रहस्यों और पतन की ओर बढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने लगभग 5000 साल से टिकी इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया? वैज्ञानिक इसके पीछे कई अलग अलग सिद्धांत देते हैं। सबसे प्रमुख सिद्धांत ये है कि जीवनदायिनी सरस्वती नदी, जिसके तट पर इस सभ्यता के सबसे अधिक शहर बसे हुए थे, वो सूख गई और उसने अपना रास्ता बदल लिया। यही कारण है कि इसे अक्सर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में बार बार आने वाली भयानक बाढ़ और भूकंप को भी इसका बड़ा कारण माना जाता है। कुछ का ये भी मानना है कि ईंटें पकाने के लिए हुई अंधाधुंध जंगलों की कटाई ने वहां की जलवायु को ही बदल दिया हो, या शायद कोई भयंकर बीमारी फैल गई हो। लेकिन एक बात जो यहाँ बहुत स्पष्ट है वो ये है कि किसी भी बाहरी आक्रमण या भयानक युद्ध का कोई ठोस सबूत हमें आज तक नहीं मिला है। हालांकि उनके बड़े बड़े शहर खाली हो गए, लेकिन जो लोग बच गए वे धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण की ओर पलायन कर गए। असल में ये कोई पतन नहीं था, बल्कि एक बड़ा बदलाव था। उन्होंने अपनी उस समृद्ध संस्कृति को हमारे आज में हमेशा के लिए पिरो दिया। फिर चाहे वो ध्यान और योग की मुद्राएं हों, स्वास्थ्य का पवित्र चिन्ह हो, नमस्ते करने की हमारी परंपरा हो, या फिर महिलाओं का सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां पहनना हो, यहाँ पर आकर आर्य आक्रमण का वो पुराना सिद्धांत पूरी तरह से निराधार साबित होता है, क्योंकि आज भी उनके अवशेष आधुनिक भारतीय जीवन शैली में बिना टूटे निरंतर जीवित हैं। और अंत में हम एक ऐसे बड़े रहस्य पर आकर रुकते हैं जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों और भाषाविदों को चुनौती दे रहा है। वो है उनकी भाषा,
उनकी लिपि, जिसमें करीब 400 से 500 प्रतीक हैं और जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उसे आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। बस जरा सोचिए, जिस दिन ये मूक प्रतीक हमसे बात करेंगे, उस दिन इस मिट्टी में दबे और कितने नए अनसुने रहस्य हमारे सामने आएंगे। यह सभ्यता हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और खुद को गहराई से पहचानने में मदद करती है। इस पूरी जानकारी को अपने साथ रखिएगा और इसके बारे में सोचते रहिएगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।